अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडल पेपर 2023 के सॉल्यूशन। क्योंकि आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स के न्यू मॉडल पेपर आ चुका है। बोर्ड की तरफ से जो न्यू बुक थी उसी के अकॉर्डिंग न्यू मॉडल पेपर आए हैं। मॉडल पेपर क्या होता है आपको बताते हैं कि किस तरह का पेपर आपके पास बनकर आएगा। तो मैं क्या करूँगा, आपको हर एक सवाल को सॉल्यूशन करवाऊँगा। आज हम लोग सेक्शन नंबर बी MCQs जो था आपका सेक्शन नंबर ए था। MCQs के बाद सेक्शन नंबर जो बी स्टार्ट होता है उसका जो दूसरा सवाल है, मतलब पहला सवाल क्या होता है MCQs का, दूसरा सवाल आपके पास क्या ये वाला है। इसके मैं आज आपको पार्ट 5 तक सॉल्व करवाऊंगा। क्योंकि मेरे पास हर पार्ट को ना सब सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। किस तरह से कि पहला पार्ट आ रहा है आपके पास 5 सवालात पर, फिर दूसरा पार्ट आ रहा है आपके पास 5 सवालात पर, और फिर तीसरा पार्ट आ रहा है आपके पास 5 सवाल के साथ। ठीक है, तो ये 5-5 करके 15 सवालात हैं आपके एक बी सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर आपको 10 करने हैं। और हर पार्ट में से आपने 3 क्वेश्चन तो ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो मेरे पास जो सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन का पहला सवाल लिखा हुआ है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और हमें एक इक्वेशन दी हुई, क्या दी हुई है, z² - 6z = -13 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो कौन सा दिया हुआ है, हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के तहत इसको बोला गया है कि सॉल्व करना है आपने। ठीक है, तो चलें आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। और उसके साथ साथ लिखा हुआ है वेयर z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जबकि z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 का सवाल है। चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.3 लिख देता हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 से ये सवाल आया है और इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर के बारे में कहा जा रहा है। तो चलें आ जाए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत ईजी है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसके तमाम पार्ट्स अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिए, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, z² - 6z = -13। ठीक है, तो ये सवाल मेरे पास है, इसको हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के। कौन कौन से व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, एक ग्रुप है मेरे पास पब्लिक, ठीक है, और एक है मेरे पास प्राइवेट। कौन सा है मेरे पास, एक पब्लिक और दूसरा कौन सा है मेरे पास प्राइवेट। पब्लिक ग्रुप में आपको क्या मिलते हैं, लिंक्स मिल जाते हैं तमाम यूट्यूब्स के। ठीक है, आपके पास जो लिंक्स होते हैं वो तमाम चीज़ें आपको मिल रहे होते हैं इसके अंदर, और ये ओनली फॉर एडमिन होता है। ठीक है, और प्राइवेट ग्रुप क्या होता है, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट होता है। इसमें आपको MCQs पेपर, आपको इम्पॉर्टेंट पेपर, आपको इसके अंदर टारगेट पेपर सब मिलते हैं, और सिर्फ मैथ्स सब्जेक्ट्स के नहीं, तमाम सब्जेक्ट्स के मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऑल सब्जेक्ट्स के मिलते हैं, ठीक है, और इसमें आप डिस्कशन भी कर सकते हो। अगर आपको इस ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हो रहा होगा। आपने जस्ट क्या करना होगा, आपने मुझे मैसेज करना होगा और कहना होगा कि सर मुझे इस ग्रुप में ऐड करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें सिर्फ एक दफ़ा आपको पेमेंट करनी होगी और आप क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे। और साथ साथ मैथ्स की लाइव क्लासेस लेनी है तो भी आपने जो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना नाम, अपना क्लास लिख कर कहना है कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में, या फिर मुझे लाइव क्लासेस, या फिर मुझे पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है। आप बआसानी ऐड हो जाओगे। चलो आ जाए इसको सॉल्व करने। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे देता हूँ क्योंकि आप जब मुझे मैसेज करो तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिली हुई हो। चलो आ जाए, तो मेरे पास z² - 6z। याद रखना कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या होता है। अगर आपके पास इसको सबसे पहले आपको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होता है। पहला पार्ट होता है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद क्या होता है कि अगर मेरे पास स्क्वायर वाली टर्म है तो उसके आगे कोई वेरिएबल ना हो। अगर वेरिएबल होगा तो उसको हम लोग हटा देंगे, लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं, कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर नहीं होगा, कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन सॉल्व करने के काबिल है। अगर हमारे पास यहाँ पे बाई चांस मेरे यहाँ पे लिखा होता है z2z का स्क्वायर प्लस 6z और कुछ भी लिखा हुआ होता है, ऐसे नंबर बता रहा हूँ 12 लिखा हुआ होता, तो हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को, इस कोफिशिएंट को हम लोग हटाते हैं। साथ साथ सॉल्व नहीं कर सकते कंप्लीटिंग स्क्वायर में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं और इसको डन करके सॉल्व करते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, कि सबको डिवाइड करवा देते हैं 2 से, ताकि मेरे जो फर्स्ट टर्म है स्क्वायर वाली टर्म वो सिंगल हो जाए और उसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो। ये ऑलरेडी सिंगल है तो इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं करना। सेकंड स्टेप ये होता था कि कांस्टेंट टर्म, मतलब कोई भी नंबर वाली टर्म, वो हमेशा क्या हो, इक्वल टू के बाद हो। यहाँ पे क्या है, इक्वल टू के बाद ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलो आ जाओ, थर्ड स्टेप क्या होता है आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर निकालने के लिए, कि जो भी आपके पास
पावर के अलावा वाला टर्म जो होता है, मतलब एक नॉर्मल जो टर्म होता है उसका जो कोफिशिएंट होगा क्या है मेरे पास 6, तो मैं क्या लिखूँ, किनारे में 6 लिखूँगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, हाफ से, और उसका क्या ले लो, स्क्वायर ले लो। क्या ले लो, स्क्वायर। याद रखना जो भी आपके पास ये z मतलब जिसकी पावर 1 होती है उसको आपने क्या करना है, उसका कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने सिंपल यही वाली टर्म लेनी है, ठीक है। आपने जैसे कि 6 लिखा हो तो 6 लेना है, 4 लिखा हो तो 4 लिखना है, 5 लिखा हो तो 5 ले लेना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से, ठीक है। हर सवाल में ऐसे करना होता है। और फिर मैंने उसका क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 1 ज़ा 3 क्या होता है मेरे पास, 3 होता है, और 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा क्या होता है, 9। तो याद रखना हमें क्या करना होगा, ये जो 9 है इस 9 को इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद ऐड करवाना होगा। मतलब क्या लिखोगे, एडिंग, ये थर्ड स्टेप होता है हमारे पास, यहाँ पे 2 स्टेप ऑलरेडी करके दिया हुआ था इसलिए हमने नहीं करा। एडिंग 9 ऑन बोथ साइड, ये भी लिख सकते हो, एडिंग 9 ऑन बोथ साइड। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एडिंग 9 कर रहे हैं, दोनों जगह इसको ऐड करने जा रहे हैं। कैसे, देखो, z का स्क्वायर माइनस 6z प्लस का 9 इक्वल टू माइनस 13 प्लस का 9। अब देखो अगर हम लोग इस 9 इक्वल टू के बाद और इक्वल टू से पहले दोनों सेम वैल्यू है ना, अगर हम लोग इसको कैंसिल आउट कर दें तो वापसी हमारे पास वही सवाल बन करके आ जाएगा। तो याद रखना मैथ्स में हम लोग कोई भी कुछ ऐसा काम नहीं करते जिससे सवाल ही चेंज हो जाए, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, वो काम करते हैं जो कि कैंसिल आउट होने के बाद वापसी वही सवाल बन जाए, ठीक है। अब देखो मेरे पास ना एक फार्मूला होता है, ये टर्म को देखो, और मेरे पास एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है, मेरे पास होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो ये मेरे पास एक फार्मूला होता है और यही टर्म मेरे पास इसी फार्मूला वाले टर्म में लिखी हुई है। कैसे दिखाता हूँ, मेरे पास z का क्या हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और मेरे पास b क्या है, मेरे पास 9 है, तो 9 का कौन सा स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 3 होता है, तो 3 3 से क्या हो जाएगा 9। b की वैल्यू क्या होगी -2, a की वैल्यू क्या है z, और b की वैल्यू क्या है 3 और प्लस का निशान, ठीक है। -13 में से 9 गया तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा -4, ठीक है। तो ये टर्म मैंने आपको लिख करके दिखा दी। अब ये पूरी टर्म जो है ये वापसी वो बन के आ रही कि नहीं आ रही, देखो z का स्क्वायर 2 3 ज़ा 6 और z -6 का z और 3 3 ज़ा 9, तो मेरे पास वही टर्म क्या हो रही है, बन करके वापसी आ जा रही है। तो मतलब मैं इस पूरे टर्म को फॉर्मूला में क्लोज कर सकता हूँ, जी बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे, a माइनस बी लिखा हुआ है तो क्या लिखूंगा, a की वैल्यू क्या है z, माइनस की वैल्यू क्या है माइनस ही होगा, b की वैल्यू क्या है 3 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टर्म को मैंने इस फॉर्मूला में क्लोज कर दिया, बिल्कुल आपको बारीकी में जाके समझा रहा हूँ। और यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास -4 आ गया। अब याद रखना मुझे जब इसको सॉल्व करना होगा तो मुझे ये इसको स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो ये स्क्वायर की वैल्यू हटाने के लिए क्या मैं करूँगा, मैं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कर दूंगा। क्या लिखूंगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। हम लोग क्या करेंगे, इस साइड दोनों साइड को इसको रूट लगा देंगे। मतलब अगर मेरे पास z - 3 का होल स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, मैं यहाँ पे रूट लगा दूंगा, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास -4 लिखा हुआ है तो इक्वल टू के बाद मैं -4 लगा करके क्या लगा दूंगा, रूट लगा दूंगा, ठीक है। दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, रूट को लगा दिया। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे स्क्वायर से रूट को कैंसिल आउट करना होगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, z - 3 इक्वल टू, और जब भी मेरे पास, याद रखना, जब भी मेरे पास रूट के अंदर माइनस की वैल्यू होती है तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि माइनस की आप कैलकुलेटर में भी लिखोगे ना तो क्या आ जाएगा, उसके अंदर एरर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो हम कर नहीं सकते। तो याद रखना माइनस का निशान हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, आयोटा लगाते हैं। तो मैं क्या लगा दूंगा, आयोटा लगा दूंगा और 4 अंदर पॉजिटिव में लिख दूंगा। अब देखो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, -3, 4 का रूट क्या होता है, मेरे पास 2 होता है तो प्लस माइनस आयोटा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा 2 आ जाएगी। तो इसका कहने का मकसद क्या है कि z की वैल्यू -3 में, यहाँ पे -3 इक्वल टू के बाद जाएगी क्या हो जाएगी, +3 और प्लस माइनस 2 आयोटा, ठीक है। तो ये टर्म मेरे पास बन करके आ गई। अब क्या करना होगा हमें, ये तो बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर है, बुक के पास यही आंसर है और हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चाहे तो आप इसको अलग-अलग करके भी लिख सकते हो कि z बराबर है 3 + 2 आयोटा के
और ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, z बराबर है क्या 3 माइनस 2 आयोटा के। तो इस तरह से भी लिख सकते हो। फिलहाल बुक के अंदर हमारे पास एक ही आंसर है, एक साथ ही इन्होंने शो कर दिया है, तो मैंने आपको ये शो करके दिखा दिया। चलें आ जाए अब इसी पेपर के मॉडल पेपर के सेकंड सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट 2 है ये। फाइंड द पीरियड ऑफ द फ्लोइंग पीरियड मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, हमें पीरियड इसका मालूम करना है किस तरह से निकालते हैं। तो याद रखना इस वाले टेबल में हमें क्या करना होता है, हमें एज आ के को सपोज करना होता है। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी पावर k प्लस 1 कर दें तो मेरे पास क्या आ जाए, a आ जाए, मतलब वही मैट्रिक्स आ जाए। अगर मैं a को k से प्लस कर दूंगा, मतलब k प्लस 1 कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाए, a ही आ जाए। इसका मुराद ये है कि मुझे k की एक एक करके वैल्यू को पुट करना होगा। लाइक देखो कैसे हमें प्रूफ करना है, इसको सॉल्व करना है कि पीरियड मैट्रिक्स है कि कितना पीरियड इसका बन रहा है। तो आपने क्या करना होगा, सोल्यूशन करना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा और सबसे पहले लेट करना होगा। लेट करोगे, क्या लेट करोगे कि मेरे पास जो a है ना वो इस मैट्रिक्स के बराबर है 1 माइनस 3 2 माइनस 2 2 0 माइनस 6 9 माइनस 3। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.2.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, और उसी के अंदर ये सवाल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपके सामने वैसे ही लिख दिया। अब क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इफ़ मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़ k बराबर है किसके, 1 के, तो क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा a, k की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, तो मतलब क्या होता है a की पावर 2 जो कि किसके बराबर हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a के बराबर हो जाएगा। मतलब कि a को मल्टीप्लाई करवा दो a से, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 लिखा, माइनस 3 लिखा, 2 लिखा, माइनस 2 लिखा, 2 लिखा और फिर क्या लिख दिया 0, माइनस 6 लिखा, 9 लिखा, माइनस का क्या लिख दिया 3 लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे हो रहा है, बल्कि डॉलर में मत, तो काफ़ी है, क्रॉस डॉलर में वही चीज़ लिख दो, माइनस 2 माइनस 6, नीचे क्या आ जाएगा माइनस का 3 2 9 2 0 माइनस 3। ठीक है, दोनों टर्म एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ले करके आना है। ठीक है, तो चलो आज कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह हमसे सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, याद रखना मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन रो बाय कॉलम होती है। ठीक है, अगर मैं इस रो को करूँगा तो इस कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करूँगा। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला सवाल यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस सवाल को सॉल्व करना। ठीक है, ये मैंने यहाँ तक करवा दिया। अब क्या करूँगा, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब a स्क्वायर की वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं। a स्क्वायर होगा ना, a स्क्वायर की वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 को मैं 1 से करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इफ इसी माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से करूँगा। 2 3 का क्या होता है 6 होता है, माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 2 ज़ा मेरे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस रो को इस कॉलम से कर लिया, अब इसी ही रो को इस कॉलम से करूँगा। 1 2 ज़ा मेरे पास क्या होगा, माइनस का 2 होगा, फिर प्लस का निशान डलेगा, फिर माइनस 1 होगा माइनस 2 से। ठीक है, फिर इसको इससे करूँगा तो माइनस 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यही चीज़ क्या हो जाएगा यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास क्या होगा माइनस 6 0 ज़ा प्लस का 0। ठीक है, ये मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब यही टर्म क्या होगी, अब इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 6 ज़ा मेरे पास क्या होगा माइनस का 6 होगा, माइनस प्लस माइनस ही होगा, 2 9 ज़ा मेरे पास कितना होता है माइनस का 18। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6 3 ज़ा कितना होता है प्लस का 18 होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इस रो को इस कॉलम और इस कॉलम से करके मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब मुझे करना होगा इसके आगे। ठीक है, सॉल्व तो किस तरह से सॉल्व होगा, उसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा कि अब इस रो को इस कॉलम से और इस कॉलम से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 1 ज़ा क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास ये 2 होगा, 2 माइनस 3 किसके बराबर होता है 2 माइनस 3, मतलब 2 3 ज़ा 6 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसी 9 को मुझे इससे करना होगा, 2 9 से कितना होता है 18, तो प्लस का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट इसको कर रहे हैं सॉल्व।
अब क्या करना होगा, अब इसी ही कॉलम को इससे करना होगा। तो 3 2 ज़ा कितना होता है 6, तो प्लस का 6 होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 2 ज़ा मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। 9 0 ज़ा मेरे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक एक स्टेप करके आपको बता रहा हूँ। अब क्या होगा, यही वाली टर्म अब इससे मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 3 ज़ा कितना होता है 18 होता है, तो मैंने आपके सामने 18 लिख दिया। फिर मेरे पास ये वाली टर्म हुई थी ना, सॉरी ये वाली टर्म मेरे पास इससे हुई थी, बिल्कुल सही। अब ये वाली टर्म इससे होगा, 2 9 ज़ा मेरे पास कितना होता है 18 होता है। ठीक है, प्लस का ही 18 हो गया। और मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 9 ज़ा मेरे पास कितना होता है 27, तो मैं क्या लिख दूंगा 27 को यहाँ पर लिख दूंगा। अब क्या करना होगा मुझे, अब इस वाले रॉ को इस वाले कॉलम, इस वाले कॉलम और इस वाले कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा मेरे पास क्या होते हैं 2 होते हैं, 0 किसी से भी हो तो 0 ही आएगा। -3 2 ज़ा मेरे पास क्या होता है माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी वाली टर्म को मुझे इससे करना है। 2 2 ज़ा मेरे पास माइनस का 4 हो जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि ये वाली टर्म को मैं इस वाली टर्म से कर रहा हूँ, तो पहले तो मैंने ये लिखा तो मेरे पास माइनस का 4 आया, फिर 2 0 ज़ा 0 हो जाएगा, फिर -3 0 ज़ा मेरे पास फिर से 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने काम कर लिया अपना सॉल्व। अब क्या करना होगा, इसी वाले रॉ को इस वाले से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 6 ज़ा मेरे पास कितना होता है 2 6 ज़ा 12, तो मैं क्या लिख दूँगा माइनस का 12 लिख दूँगा। फिर इसके बाद 0 9 ज़ा मेरे पास 0 ही होगा, और 3 3 ज़ा मेरे पास 9 होगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब कैलकुलेटर की मदद से आपने क्या करना होगा, इसको प्लस करके देखना होगा कि आपके पास वैल्यूज़ क्या आ रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये नीचे वाली जो टर्म मेरे पास बनकर आई है ना, इसको मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि जगह तो है नहीं हमारे पास, तो हम इसी के नीचे ही इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। मल्टीप्लाई इंशाल्लाह हमने सही ही किया होगा, फिर वरना हमारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी अगर हमने मल्टीप्लाई सही से नहीं किया। 1 + 6 - 12 मेरे पास किसके बराबर होता है, मेरे पास बराबर होता है -5 के। तो a² वैसे ही लिखूँगा, जब इसको मैंने प्लस माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया माइनस का 5 आ गया। ठीक है, माइनस का 3 है, फिर माइनस का 6 है, फिर प्लस का 18 है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 9 आ रही है। क्या आ रही है 9। अब इसको कर लेते हैं, 6 में से 2 ही जा रहा है, तो मेरे पास क्या बचेगा माइनस का 4 बचेगा। यहाँ देख लो, यहाँ पे माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। 6 + 4 किसके बराबर होता है 10 के, तो मैंने 10 लिख दिया। यहाँ पे माइनस का 4 ही बचेगा। अब देखो क्या बच रहा है मेरे पास, माइनस का 18 प्लस का 18 करता है, तो माइनस का क्या बचेगा 6 बचेगा। 18 + 18, 18 + 18 और माइनस का 27, तो मेरे पास क्या बच रहा है 9 बच रहा है। तो क्या बच रहा है, यहाँ पे क्या लिख दूंगा 9 लिख दूंगा। और 12 में से अगर मेरा 9 माइनस हो जाएगा, -12 में से अगर मैं 9 को प्लस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा। अब देखो सवाल को, क्या मेरे पास वही एज इट इज़ बनकर आ गया है, नहीं, बिल्कुल वैसा बन के नहीं आया। जब वैसा बनकर नहीं आता है तो हमें एक और दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करवाना होगा, किसको, a को। मतलब कि अगर मेरे पास आंसर वाला बनकर नहीं आए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग a² को मल्टीप्लाई करवा देंगे a से। मतलब कहने का मकसद क्या है कि a k + 1 था, तो मैंने इसमें 1 पुट किया, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास ये आंसर आया। अब मैं क्या पुट करूँगा, a² पुट करूँगा। 2 + 1 किसके बराबर होता है a3, तो a3 बनाने के लिए क्या करेंगे, a² की तो वैल्यू आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेस सेम पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, इस वाली टर्म को a वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। -5 9, -4 -6 10, -4 -6 9 -3 किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले वाली टर्म से। -1 -2 -6, 1 -2 -6, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा -3 2 लिख देता हूँ, -3 2 और 9, और नीचे क्या आ जाएगा 2 0 -3। तो ये वाली टर्म मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दी है। अब मुझे क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना होगा। ठीक है, तो मैं अपने कैमरा को भी थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि नीचे तक नज़र आ जाए। यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मुझे ये हिस्सा रब करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है। मैंने क्या करा, मैंने इतना हिस्से को रब कर दिया ताकि एक ही जगह हम लोग पूरे तमाम टर्म को सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे a³ लिख दिया हूँ। ठीक है, a³ किस तरह से हुआ है कि a² को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे, a से कर रहे हैं। तो चलो आ जाए इसको सॉल्व कर लेते हैं। a³ की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी,
5 इस वाले रॉ को इस वाले कॉलम से करेंगे। 5 वन ज़ा मेरे पास क्या होता है, माइनस का 5 होता है, ठीक है। फिर इसी 6 को इससे करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 6 ज़ा मेरे पास 18 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। 6 2 ज़ा मेरे पास क्या होता है, 12 होता है। तो मैंने माइनस का क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। अब क्या लिखा हुआ है, इसी ही रॉ को मुझे इससे करना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 2 ज़ा मेरे पास क्या होगा, 10 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होगा, 6 2 ज़ा मेरे पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और मेरे पास क्या हो जाएगा, यही टर्म इससे यही टर्म अब इससे मल्टीप्लाई होगी तो 6 0 से मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का और माइनस का उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिलहाल माइनस का ही होगा तो माइनस ही लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब क्या करेंगे, इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 5 से मेरे पास क्या होता है, 30 होता है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होगा। अब मुझे क्या करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। मेरे पास क्या होता है, 6 9 से मेरे पास कितना होता है, 54 होता है। तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस का 54 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 3 से मेरे पास कितना होता है, 18 होता है। तो मैंने आपके सामने इसको लिख करके दिखा दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब इस वाले रॉ को इस वाले कॉलम और इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। चलो आज कर लेते हैं। 9 1 से मेरे पास क्या होता है, 9 होता है। 10 2 से मेरे पास क्या होता है, माइनस का 20 होता है। और सॉरी, ये वाली टर्म को मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली टर्म से कर रहा हूँ ना, 2 से नहीं होगा मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म इससे हो रहा है। 9 1 ज़ा 9, 9 माइनस 3 ज़ा तो माइनस 30 हो जाएगा। और 9 2 ज़ा कितना हो जाएगा, मेरे पास 18 हो जाएगा प्लस का। याद रखना, कंफ्यूज होके गलत मत कर देना, कैलकुलेशन सब गलत हो जाएगा। फिर इस वाली टर्म को इससे करना है। 9 2 ज़ा मेरे पास कितना होता है, माइनस का 9 2 ज़ा 18। फिर मेरे पास 10 है तो 10 2 ज़ा 20 होता है, ठीक है। ये वाली टर्म को इस वाली टर्म से कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 2 ज़ा 20 हो जाएगा। और 9 0 ज़ा मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब इसी वाली टर्म को इससे करना है। मेरे पास क्या हो जाएगा, इसके बाद 9 6 ज़ा 54 होता है। 9 6 ज़ा माइनस का क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे पास 10 9 ज़ा 90 होता है, ठीक है। उसी तरह से 9 3 ज़ा मेरे पास कितना हो जाएगा, 27। तो प्लस माइनस माइनस का 27 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको कर करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, माइनस 1 4 ज़ा -4, -4 -3 ज़ा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 4 ज़ा मेरे पास 12 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3 2 ज़ा मेरे पास 6 होता है, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब यही टर्म को इससे करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, माइनस प्लस फिर माइनस का 8, और मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 0 ज़ा सॉरी, ये वाली टर्म मेरे पास इससे हो रही है ना मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 2 ज़ा 8, फिर यहाँ पे माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। 4 2 ज़ा फिर से 8 हो जाएगा। और 3 0 ज़ा मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने आपके सामने इसको 0 लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसी वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करना होगा कि 4 को किससे करना है, 6 4 से मेरे पास कितना होता है, 24 होता है। तो माइनस माइनस प्लस का 24 हो जाएगा। फिर मेरे पास क्या 4 9 है ना, ये 9 है, सही से बना देता हूँ, ठीक है। 4 9 से मेरे पास कितना होता है, 36। तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस प्लस माइनस का 36, और क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमने कैलकुलेशन सही से करी है कि नहीं करी है। इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी है कि हमने सही करा होगा। माइनस का 5 प्लस का 18 और माइनस का 12, तो देखो क्या वैल्यू आ रही है, मेरे पास 1 आ रही है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि मेरी इसकी वैल्यू आई, पहले वाले की 1 आई। अब क्या लिखूँगा, 9 लिखूँगा पॉजिटिव का, माइनस का 30 और प्लस का 18। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 3 आ रही है। तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस का 3 लिख दिया। अब माइनस का 4 है, प्लस का 12 है, माइनस का 6 है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव का 2 आ रहा है। तो मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। उसी वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 माइनस 12 और 0 है, तो मेरे पास माइनस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 18 में से 20 माइनस कर रहे हैं, तो मेरे पास इसमें भी क्या बचेगा, माइनस 18 में से 2 बचेगा पॉजिटिव का, ठीक है। 8 में से 8 गया और ये 0 बचा, तो मेरे पास 0 ही रह गया, ठीक है। 30 लिखा हुआ है,
30 को माइनस कर दो किससे, 54 से, और प्लस कर दो 18 से, तो मेरे पास क्या आता है, माइनस का 6 आता है। तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे, माइनस का 6। 54 लिखा हुआ है, ठीक है, कैलकुलेशन बड़ी बड़ी है। माइनस का 54 है, फिर उसके बाद प्लस का 90 है, फिर माइनस का 27 है। तो मेरे पास क्या आ रहा है, प्लस का 9 आ रहा है, ठीक है, मैंने 9 लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा हूँ, 24 माइनस 36 प्लस का 9, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 3। देखो मैंने ये तमाम क्वेश्चन इसलिए आपको एक एक करके करवाया है ताकि आपका क्या हो सके, आपको पता चल सके कि ये आखिर सॉल्व कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास देखो ये वाला सवाल पूरा a के बराबर आ चुका है। ये वाली टर्म मेरे पास किसके बराबर है, a के बराबर है। और हमने जो a की पावर 2 ली थी, मतलब k की पावर 2 ली थी, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का पीरियड हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का सोल्यूशन हो जाएगा। और हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। मतलब कितनी दफ़ा आपने उसके अंदर नंबर पुट करी, मतलब k के अंदर पहले आपने 1 पुट किया था, तो आपके पास क्या आया था, मतलब ये था ना k + 1 = a। तो मैंने जब k की पावर 1 पुट करा था तो मेरे पास आंसर नहीं आया था, a का स्क्वायर हो रहा था, तो मेरे पास इसका आंसर इसके इक्वल नहीं आया था, नॉट इक्वल था। लेकिन जब मैंने k की पावर के ऊपर 2 + 1 करा तो मेरे पास a आ गया। तो मतलब क्या है, पीरियड मेरे पास 2 है। तो सिंपल सा ये आंसर था, हमने इसको निकाल दिया। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 3 का पार्ट 2 आ चुका है, तो इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के क्या करना होगा, इक्वल लेकर आना होगा, क्योंकि ये प्रूफ का है। क्योंकि प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को रखना होगा, उसको किसके बराबर लेकर आना होगा, राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आना होगा। क्योंकि मैंने इसको पहले भी सॉल्व करवा दिया था, दोबारा आपको इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि आपके मॉडल पेपर में तीसरा पार्ट बन करके आया हुआ है। तो क्या लिखूंगा, टेकिंग लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा। क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास कौन सी वैल्यू आ गई, अल्फ़ा बीटा गैमा, अल्फ़ा बीटा और गैमा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, गैमा अल्फ़ा हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा गैमा लिखा जाएगा। उसी तरह से गैमा लिख दूंगा, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा लिख दूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा और गैमा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इस तरफ लिखा था मैंने उसी तरह से यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर लिख करके आपको दिखा दिया। अब क्या करना होगा, ज़रा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखो, मेरे पास क्या है, अल्फ़ा का स्क्वायर है, बीटा का स्क्वायर है और गैमा का स्क्वायर है, और यहाँ पे कोई भी स्क्वायर वाली टर्म मेरे पास मौजूद नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, रॉ 1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवा दूँगा, रॉ 2 को मल्टीप्लाई करवा दूँगा बीटा से, और रॉ 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, गैमा से। तो क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाइंग रॉ 1 बाय, क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करें रॉ 1 बाय अल्फ़ा, कॉमा रॉ 2 बाय बीटा एंड रॉ 3 बाय गैमा। हम क्या कर रहे हैं, इन सबको अल्फ़ा बीटा और गैमा से मल्टीप्लाई करवाने। याद रखना, जो चीज़ भी मल्टीप्लाई करवाते हैं उसे हमें डिवाइड भी करवाना होता है, ताकि कैंसिल आउट होकर हमारे पास सवाल वही बनकर आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड करवा दूँगा अल्फ़ा बीटा और गैमा से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये सबसे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो तो अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाए, अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैमा का स्क्वायर हो जाएगा। वहीं पर अल्फ़ा बीटा और गैमा हो जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गैमा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा और गैमा दोबारा आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा और गैमा। क्योंकि मैं यहाँ पे गैमा से कर रहा था, यहाँ पे गैमा हटा हुआ था, यहाँ पे बीटा हटा हुआ था, और यहाँ पे अल्फ़ा हटा हुआ था, और सब कुछ आ गया। यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, और बीटा और गैमा वैसे उतर जाएगा। यहाँ अल्फ़ा वैसे उतरेगा, यहाँ पे बीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और गैमा उतर जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा वैसे उतरेगा, क्योंकि गैमा से मल्टीप्लाई हो तो गैमा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने इसको सॉल्व करके आपको दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा बीटा गैमा, अल्फ़ा बीटा गैमा और अल्फ़ा बीटा गैमा रॉ 2 के अंदर सेम आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इस वाली वैल्यू को सेम निकाल देंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने का हमारे पास तरीका यही है। मैं क्या करता हूँ, इस हिस्से को मिटा देता हूँ ताकि क्या कर सकूँ, बाकी टर्म को मैं आराम से लिख सकूँ, ठीक है। तो क्या लिखूँगा, टेकिंग कॉमन, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉमन ले रहे हैं C2 से क्या, अल्फ़ा बीटा और गैमा। C2 से हम लोग अल्फ़ा बीटा गैमा को क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। पहले तो मेरे पास 1 अल्फ़ा बीटा गैमा तो वैसे ही उतर जाएगा, क्योंकि उसमें तो कोई चेंजेस हुई नहीं है, उसको मैंने वैसे ही लिख दिया। मल्टीप्लाई का निशान डाला, इनमें से भी अल्फ़ा बीटा गैमा कॉमन आ रहा है, तो क्या लिख दूंगा, अल्फ़ा बीटा और गैमा को कॉमन ले लूँगा, और मेरे पास क्या लिखा जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर और गैमा का स्क्वायर। तो अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और गैमा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इन तमाम जगह में मेरे पास सब कॉमन आ गया, तो क्या बच जाएगा, 1 1 और 1, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ कॉलम 2 से इसकी वैल्यू को कॉमन लिया था, ठीक है। अब मेरे पास ये वाली टर्म है, तो इससे मेरे पास वही बच जाएगा जो चीज़ लिखा हुआ है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गैमा, अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर और गैमा,
और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गैमा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दी। अब क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट गई, तो मेरे पास 1 किसी से मल्टीप्लाई हो तो मेरे पास क्या बच जाएगा, वही टर्म बच जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर और गैमा का स्क्वायर, 1 1 और 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर, बीटा और गैमा, यहाँ क्या बच जाएगा, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर गैमा, अल्फ़ा बीटा और गैमा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने वैसे का वैसे ही आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना है, क्योंकि सवाल के अंदर स्क्वायर तो है लेकिन सवाल के अंदर मेरे पास क्यूब भी है। क्या है, क्यूब है। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से मल्टीप्लाई करूँगा रॉ 1 को अल्फ़ा से, रॉ 2 को बीटा से और रॉ 3 को गैमा से। तो वही लिखोगे मल्टीप्लाइंग और डिवाइड बाय, मल्टीप्लाइंग बाय रॉ 1 लिख देता हूँ एक एक करके। रॉ 1 को किससे कर रहा हूँ मैं, अल्फ़ा से, रॉ 2 को मैं करूँगा रॉ 2 बाय बीटा एंड रॉ 3 बाय गैमा। मैं क्या करूँगा, इसको गैमा से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि मेरे पास ये वाली टर्म क्यूब में आ जाए। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा देख लेते हैं। अल्फ़ा का क्यूब, बीटा का क्यूब और गैमा का क्या हो जाएगा, क्यूब। ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा और गैमा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा का अल्फ़ा बीटा वैसे उतरेगा क्योंकि ये वैसे उतरेगा, बीटा का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा और ये गैमा हो जाएगा। ये अल्फ़ा और बीटा, ये बीटा और अल्फ़ा वैसे उतर जाएगा। ठीक है, बीटा और गैमा। ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगा, अल्फ़ा बीटा, क्योंकि गैमा सबसे मल्टीप्लाई हुआ था तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे गैमा नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, जब गैमा सबसे मल्टीप्लाई हुआ तो गैमा का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सब स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म थी। ठीक है, सिंपल वही काम किया जिससे पहले हमने किया था। अब फिर से क्या करेंगे, जो चीज़ हम लोग एक चीज़ करते हैं, मैंने यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखा, जो चीज़ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्या करते हैं, डिवाइड भी करवाते हैं ना। तो 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा और क्या हो जाएगा, गैमा। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड भी करवा रहे थे। अब देखो हमें क्या करना है, हमें रॉ 3 से, पहले हमने रॉ 1 से कॉमन लिया था ना, अब रॉ 3 से हम लोग कॉमन क्या लेंगे, अल्फ़ा बीटा और गैमा को कॉमन ले लेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस साइड वाले टर्म को मिटा देता हूँ ताकि मैं क्या कर सकूँ, आपको उसको सॉल्व करवा सकूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या ले रहा हूँ, रॉ 3 से टेकिंग कॉमन, रॉ 3 से अल्फ़ा बीटा कॉमन ले रहा हूँ। तो लिखूँगा टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले रहा हूँ, कॉलम 3 से क्या कॉमन ले रहा हूँ, कॉलम 3 से कॉलम 3 से मैं कॉमन ले रहा हूँ अल्फ़ा बीटा और गैमा। तो अल्फ़ा बीटा और गैमा लिख दूँगा। जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसको बाहर लिख देते हैं। तो मैं क्या लिख दूँगा, अल्फ़ा, ठीक है, कॉमन ले लिया तो अल्फ़ा बीटा और गैमा मेरे पास कॉमन आ गया। और नीचे क्या बच जाएगा मेरे पास, यहाँ पे बच जाएगा अल्फ़ा वैसे ही बचेगा, अल्फ़ा का क्यूब, बीटा का क्यूब और गैमा का क्यूब वैसे उतर जाएगा। अल्फ़ा बीटा और गैमा वैसे उतर जाएगा यहाँ पे। यहाँ से मैंने क्या लिया, अल्फ़ा बीटा गैमा लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ अल्फ़ा का स्क्वायर बचेगा, बीटा गैमा कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से मेरे पास सिर्फ बीटा का स्क्वायर बचेगा, अल्फ़ा बीटा गैमा कॉमन आ जाएगा। और यहाँ से भी मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ गैमा बचेगा, गैमा का स्क्वायर, बाकी अल्फ़ा बीटा कॉमन निकल जाएगा क्योंकि मेरे पास सब था, ये सब में से निकल रहा है तो एक एक बच जा रहा है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गैमा सब कॉमन आया तो सिर्फ स्क्वायर बच गया, सब कॉमन आया तो सिर्फ बी का स्क्वायर बच गया और यहाँ से गैमा का क्या बच गया, स्क्वायर बच गया। यही टर्म कटी तो मेरे पास क्या बच गया आंसर में, गैमा का क्यूब, बीटा का क्यूब और गैमा का क्यूब। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गैमा आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर और गैमा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास बनकर आई है, लेकिन ये टर्म अभी भी सवाल के इक्वल नहीं है। सवाल के इक्वल क्यों नहीं है, सवाल के इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या है, सवाल में पहला मेरे पास क्या आ रहा है, अल्फ़ा, मेरे पास क्या आ रहा है, अल्फ़ा का क्यूब पहले आ रहा है, फिर उसके बाद ये बाद में आ रहा है और ये इसके बाद आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉलम को इंटरचेंज करूँगा, मैं करूँगा रॉ 3 को लेकर आऊँगा कहाँ, मेरे पास ये रॉ 3 है, इसको एक्सचेंज करूँगा इससे और ये आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। चलो आ जाओ करके देख लेते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इसको रब करना होगा ताकि मेरे पास वही सवाल बन करके आ जाए। तो मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन है आसान सही। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इंटरचेंज। इंटरचेंज करने के लिए हम लोग ना माइनस का सिंबल यूज़ करते हैं, किसका, माइनस का। तो याद रखना मैं क्या कर रहा हूँ, रॉ कॉलम 3 को कॉलम 2 से एक्सचेंज कर रहा हूँ। तो क्या लिखूँगा, कॉलम 2 एक्सचेंज बाय माइनस का निशान डाल दिया, किससे, कॉलम 3 से कर रहा हूँ। ठीक है, कॉलम 2 नहीं, कॉलम 1 को एक्सचेंज कर रहा हूँ कॉलम 3 से, ये इधर चले जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो देख लेते हैं ज़रा कैसे हो जाएगा। जब भी हम लोग लेते हैं तो हम लोग माइनस का निशान डालते हैं, मैंने माइनस लिख दिया, ये इधर और ये उधर आ जाएगा। तो अल्फ़ा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर और क्या हो जाएगा, गैमा का स्क्वायर। उसी तरह से ये तो ऐसे ही रह जाएगा, अल्फ़ा बीटा और गैमा
ठीक है, और ये क्यूब वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब, बीटा क्यूब और गैमा का क्या हो जाएगा क्यूब। लेकिन अभी भी सवाल बन कर के नहीं आया है और वैसे भी माइनस का निशान आ रहा है, तो हम एक और दफ़ा एक्सचेंज करेंगे कि अब ये जो C1 जो है वो किससे एक्सचेंज करूँगा, C2 से। तो क्या लिखूँगा C1 एक्सचेंज बाय C2, ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज करना। तो माइनस का निशान तो पहले से था, एक और माइनस का निशान आ गया क्योंकि 2 माइनस हो जा रहा है क्योंकि दोबारा एक्सचेंज चल रहा है। तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा और गैमा, यहाँ क्या हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर और गैमा का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा अल्फ़ा का क्यूब, बीटा का क्यूब और गैमा का क्यूब। तो देखो मेरे पास माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा गैमा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब और गैमा क्यूब। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा हैंस प्रूफ हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिख दोगे हैंस प्रूफ। तो हमने ये वाले सवाल को भी देखो कितना आसानी से और जल्दी से सॉल्व कर लिया, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें समझने वाली बात थी, अदरवाइज़ ये सॉल्व हो चुका है ठीक है। पार्ट 2 का ही पार्ट 4 है हमारे पास, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे हो रहा है। लिखा हुआ है एक फोर्स है 22 न्यूटन, एक फोर्स है हमारे पास F दिया हुआ है। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का है, ठीक है। क्वेश्चन फोर्स दिया हुआ है मेरे पास 22 न्यूटन इज़ अप्लाइड टू द एंड ऑफ द 0.5 मीटर, ठीक है, विच एट एन एंगल हमारे पास बन रहा है 75 डिग्री एट द विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट निकालना है, तो हमें मालूम है मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट का फार्मूला क्या होता है। हमारे पास इसका फार्मूला होता है कि m जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट जो होता है वो बराबर होता है किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ f, मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस जो हमारे पास r दिया हुआ होता है वो, ठीक है, और साथ साथ साइन थीटा के, ठीक है। तो इसके बराबर होता है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ें, हमें f की वैल्यू दी हुई है कितनी है 22 न्यूटन, मतलब f के मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और मेरे पास r की वैल्यू क्या दी हुई है, इसके अंदर दी हुई है 0.15 मीटर, ठीक है, जबकि थीटा की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 75 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग अब हमारे पास क्या है, हमें मूवमेंट ऑफ निकालना है, तो हमें इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें f r और साइन की वैल्यू के इसके अंदर पुट कर देंगे। तो क्या पुट करेंगे, मैं क्या लिख दूंगा f की जगह लिख दूंगा 22, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है r से, तो क्या हो जाएगा 0.15, जबकि मेरे पास क्या हो जाएगा साइन बराबर हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। तो मैंने वैसे ही लिख दिया। तो 75 डिग्री की वैल्यू देख लेते हैं मेरे पास क्या आ रही है। मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 22 को वैसे लिखेंगे, 0.15 वैसे लिखेंगे और इसकी वैल्यू आ रही है 0.965, ठीक है। कैलकुलेटर में निकाल के देख लेना। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 22 से और मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.15 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3.18। मेरे पास क्या आ गया इसकी वैल्यू 3.18, तो क्या लिख दूँ 3.18 लिख दूंगा और ये मेरे पास न्यूटन मीटर में इसका क्या होगा आंसर होगा, इसकी यूनिट होती है। तो ये क्या हो गया, हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो हमने ये तमाम सवालात कर लिए। इसका 5वां सवाल जो ग्राफ में आपको सॉल्व करना है मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।